हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जो हमारा सेशन चल रहा था मशीन डिज़ाइन का, और इस सेशन में हम क्या कर रहे थे, गियर के बारे में पढ़ रहे थे, गियर के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, और गियर के साथ ही साथ हम सेफ्ट का भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये जो इस वीक का जो सीरीज़ है, मंडे टू फ्राइडे तक ये जो चलेगा, तो इसमें हम क्या गियर और सेफ्ट के बारे में ही जो क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीक होगा हम उसमें दूसरा टॉपिक करेंगे। जैसे कि अभी क्लचेज वगैरह के बारे में भी है, तो वो चीज़ें हम अभी नेक्स्ट वाले वीक में करेंगे। इस वीक में हम गियर और सेफ्ट के बारे में थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और भी बेहतर बेहतर। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देखें। जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एसएससी जेई हो या फिर यूपी पीएससी में हो। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देख लें तो आपको मिलेगा बहुत ही वही छोटे छोटे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो एसएससी जे में या यूपी पीएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपको हार्डली आपको 1 मिनट भी मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाले गए रहते हैं कि आप विद इन 1 मिनट आप कर लो। तो जो अगर क्वेश्चंस ज़्यादा न्यूमेरिकल उसमें हो गया तो वो उससे ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आप उनको 1 मिनट में कर सको। तो वो उसी हिसाब से पेपर को डिज़ाइन किया जाता है। तो उसी को मद्देनज़र में रखते हुए जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इधर उधर से करके मैंने आपके लिए यहाँ पे मैं एक ही साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और उसके साथ ही हम क्या करते हैं, थ्योरी को भी पढ़ते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये गियर के बारे में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कह रहा है द लेविस इक्वेशन इज ऑलवेज अप्लाइड टू। ठीक है, जो लेविस इक्वेशन है किसके लिए अप्लाई किया जाता है। आपको ध्यान देना, जब हम गियर का या पिनियन या व्हील या गियर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू में डिज़ाइन करते हैं। हम ये हमेशा ये देखते हैं कि सबसे वीक कौन है, गियर है या पिनियन है। ठीक है, व्हील है या पिनियन है, व्हील है या पिनियन है, जो सबसे वीक होगा हम डिज़ाइन उसी के हिसाब से करेंगे। तो हमने एक आइडिया बनाया है कि जो पिनियन हमारा होता है जो वीक होता है, और जो डिज़ाइन होगा हम उसी के हिसाब से करेंगे। अगर हम जो वीकेस्ट पॉइंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो अदर्स को भी वो क्या करेगा, कैरी कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको पिनियन के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मतलब पिनियन या गियर दोनों में से जो भी वीक हो हम इस पे, देखो फिक्स नहीं है कि आप पिनियन पे करोगे, ये भी फिक्स नहीं है कि आपको गियर पे करना है। आपको ये पता करना है कि इसमें वीक कौन है। ठीक है, और इसको पता करने के लिए आप आगे जब हम ये सीरीज में पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता करते हैं कि इसमें कैसे वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पे भी देखो पिनियन लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन पिनियन ही है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, पिनियन है तो पिनियन देखते ही आंसर लगा देते हैं, क्योंकि हमें रट गया रहता है कि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं पिनियन से करते हैं। लेकिन पिनियन से नहीं करते हैं, क्योंकि पिनियन से हम इसलिए करते हैं क्योंकि पिनियन हमेशा वीक रहता है। तो जो वीक रहता है उसी के हिसाब से करते हैं। तो अगर गियर वीक हो गया तो हम फिर गियर के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, पिनियन के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बी गियर दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पिनियन और गियर, अब इसमें कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से करेंगे। नहीं भाई, ये भी नहीं करेंगे। जो ऑप्शन डी है ये बचा तो ये सही होगा कि वीकेस्ट ऑफ पिनियन और गियर। ठीक है, गियर या पिनियन में से जो भी सबसे वीक होगा हम जो डिज़ाइन करेंगे उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछता है तो बस ये समझो हवा खराब हो जाती है। ये वैसा क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि फॉस्फोर ब्रोंज इज वाइडली यूज्ड फॉर, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप किसी बुक में ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे सीधे है, ये प्रैक्टिकल है कि फॉस्फोर ब्रोंज किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गियर मैन्युफैक्चरिंग में स्पर गियर के लिए यूज करते हैं, या फिर बेवल गियर के लिए यूज करते हैं, या वॉर्म गियर के लिए यूज करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर किसी के लिए नहीं, मतलब कि इन तीन ऑप्शन से बाहर है कोई। तो इसमें आप देखो स्पर गियर के लिए हम नहीं यूज करते हैं, स्पर गियर के लिए भी नहीं, बेवल के लिए भी। वार्म गियर जो होती है फॉस्फोर ब्रोंज का हम इसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ माइंड में बिठा लेनी है कि जो फॉस्फोर ब्रोंज की वाइडली यूज होता है, या फिर मोस्ट हम इसी वार्म गियर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर ये मटेरियल जो यूज होता है वो फॉस्फोर ब्रोंज ही होता है। ठीक है, तो ये हम इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब वार्म गियर को क्या करोगे, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट सर्किल डायमीटर फॉर गियर इज 50 mm and the pressure angle is 20 degree. What will be the module
इफ़ नो नंबर ऑफ टिथ ऑन गियर इज़ 25। देखो ये नो नहीं है, मैं भी समझा नो है, बट ये नंबर ऑफ टिथ है, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ टिथ है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि रूट सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, और मैंने आपको इस वाले पहले वाले जो वीडियो था इससे पहले, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो रूट सर्किल है उसी को हम क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्किल कहते हैं, ठीक है। उसी को, ये दोनों नाम क्या सेम है। प्रेशर एंगल दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें व्हाट विल द मॉड्यूल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल इक्वल टू, मॉड्यूल को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल टू होता है d/t, ठीक है। d क्या है, पिच सर्किल का डायमीटर है, और t क्या है, नंबर ऑफ टिथ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, d क्या है, पिच सर्किल का डायमीटर है, और t क्या है, नंबर ऑफ टिथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, जो पिच सर्किल का डायमीटर है अगर हम वो फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टिथ दिया हुआ है, तो मॉड्यूल हम कैलकुलेट कर देंगे। तो पिच सर्किल का डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे रूट सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो रूट सर्किल का डायमीटर इक्वल टू कितना होता है वो मैं बताता हूँ, और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने वो बता रखा है। यहाँ पे देखो रूट सर्कल डाया इक्वल टू होता है आपका पिच सर्कल डाया, क्या होता है, पिच सर्कल डाया इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये सेम फार्मूला मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। उसमें क्वेश्चन था कि पिच सर्कल डाया और फिर रूट सर्कल डाया का वो रेशियो पूछ रहा था क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रूट सर्कल का डाया कितना दे रखा है, 50 mm दे रखा है, यहाँ पर रखो 50 mm। पिच सर्कल के डाया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, और कॉस फाई है, और फाई जो है क्या प्रेशर एंगल होता है, और प्रेशर एंगल दे रखा है 20 डिग्री, पुट कर दो यहाँ पे 20 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो डी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 53.20 mm, ठीक है। mm में ही मिलेगा, mm में ही कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू होती है वो mm में पुट करते हैं, ठीक है। mm में करना, और यहाँ पे आप देखो मॉड्यूल mm में ही निकला हुआ है, तो आप ये जो पिच सर्कल डायमीटर है इसको mm में ही कैलकुलेट करना। अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, सिंपल सा है। अब तो हो गया सारा। डायमीटर कितना है 53.20, नंबर ऑफ टीथ कितने दे रखे हैं 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.128 mm, ठीक है। आप अगर इस यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस हैं आप इस वाले को छोड़ दो, ए ऑप्शन देखो सही होगा। अगर हम इस वाले ऑप्शन को छोड़ते हैं तो ये 1.87 है। जब आप 25 को 50 से भी डिवाइड करोगे तो 1 नहीं होगा, वो 2 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 53 है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिना कैलकुलेशन के आप कह सकते हो कि 2.12 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है कि आप लेस देन 1 मिनट में आप क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि सिर्फ इस वाले ही क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आप 4 तरह की चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। 4 कौन कौन सा है, पहला देखो यहाँ पे ए आर ई ने इसको आर्क कर रहा हूँ, ये आर्क है, ठीक है। आर्क ऑफ अप्रोच विधि के बारे में आपको मैं बताऊंगा, आर्क ऑफ रेसेस के बारे में बताऊंगा, अडेंडम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डिडेंडम के बारे में बताऊंगा। ये 2 चीज़ें, ये 4 चीज़ें, ठीक है। और ये इनका रिलेशन दे रखा है कि इनमें क्या रिलेशन होंगे, और आपको क्या करना है कि सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है, आर्क ऑफ रेसेस क्या होता है, ठीक है, अडेंडम क्या होता है और डिडेंडम क्या होता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है। आर्क ऑफ अप्रोच, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, आप भी इसको लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द पाथ, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम, इसको ठीक कर लेना, कॉन्टैक्ट है ये, ठीक है, फ्रॉम द beginning of engagement, from the beginning of engagement to the pitch point, ठीक है, to the pitch point। ये हो गया आर्क ऑफ अप्रोच का डेफिनेशन। और इसके बाद हम बताते हैं आपको आर्क ऑफ रेसेस का, ठीक है, इसको ही कर लेना रेसेस का। आर्क ऑफ रेसेस क्या होता है, देखो दोनों क्या है कि डेफिनेशन सिमिलर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
इट इज़ द पोर्शन ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट टू द पिच पॉइंट। और इस रेसेस में क्या होगा, आप लैंग्वेज बना लेना पिच पॉइंट से, ठीक है, पिच पॉइंट से इंगेजमेंट तक का होता है। तो जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसी को आर्क ऑफ रेसेस बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको लैंग्वेज में। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द path of contact from the pitch point, ठीक है, ये हुआ फ्रॉम द पिच पॉइंट से, फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द एंड ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्क ऑफ अप्रोच और फिर आर्क ऑफ रेसेस। उसमें दो और दिया हुआ है, अडेंडम का दिया हुआ है और डिडेंडम का दिया हुआ है, तो वो दोनों को भी देख लेते हैं एक ही बार में, इसी बार में, ठीक है। अडेंडम क्या होता है, अडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम टॉप टू पिच सर्किल, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू पिच सर्कल। ये हो गया अडेंडम। और डिडेंडम क्या होता है, ठीक है, डिडेंडम क्या होता है, ये भी एक रेडियल डिस्टेंस ही होता है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू बॉटम ऑफ टूथ, ठीक है। देखो एक बार अगर हम समझना चाहें कि अडेंडम डिडेंडम सर्कल क्या होता है या फिर क्या होता है, ये देखो, ये आप इसको समझो ये क्या है, ये पिच सर्कल है, ठीक है, ये क्या है आपका पिच सर्कल है, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे गियर के थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे ऐसे हो गया और फिर इस तरीके से ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका ये सर्कल, ठीक है ना। ये तो अडेंडम किसको कहते हैं, अडेंडम कहते हैं, देखो ये पिच सर्किल है, तो पिच सर्किल से ये जो डिस्टेंस होती है इसको अडेंडम कहते हैं, और पिच सर्किल से टिथ का जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं। बस इतना ही है, ठीक है, अडेंडम और डिडेंडम ये डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं अडेंडम और इसी को क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं। और इस सर्किल को अडेंडम सर्किल कहते हैं, जो ऊपर से जाता है इसको अडेंडम सर्किल कहते हैं, और इसको डिडेंडम सर्किल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा यही है अडेंडम सर्किल, ये हो गया अडेंडम सर्किल और ये हो गया आपका डिडेंडम सर्किल, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद से ये वाला शायद क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, आर्क ऑफ अप्रोच, ठीक है। आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है, आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था, क्या बताया था कि आर्क ऑफ अप्रोच है कि जो पिच पॉइंट से, मतलब पिच पॉइंट से बिगिनिंग, ठीक है, अप्रोच मतलब बिगिनिंग टू पिच पॉइंट, सॉरी मैंने आपको थोड़ा मैं उल्टा बता दिया, बिगिनिंग टू पिच पॉइंट है और रेसेस क्या है, पिच पॉइंट से एंड ऑफ इंगेजमेंट तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्क ऑफ अप्रोच में अगर आप देखो ये चौथा वाला कि अप टू पिच पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इंगेजमेंट जहाँ से शुरू हो रहा है और पिच पॉइंट तक का जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है उसी को क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अप्रोच। आर्क ऑफ रेसेस क्या है, अब यहाँ पे ढूंढो, देखो कहाँ होगा, फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द इंगेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्यू का 1 हो जाएगा, फ्रॉम द पिच पॉइंट से इंगेजमेंट तक का। मैंने आपको डेफिनेशन में देखो यही बता रहा है, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया। अडेंडम क्या होता है, देखो अडेंडम क्या होता है, अडेंडम होता है क्या, रेडियल डिस्टेंस अप टू फ्रॉम द टॉप टू पिच सर्किल, ठीक है, टॉप से क्या होती है, पिच सर्किल। तो ये हो गया आपका। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या, पिच सर्किल से टॉप बताया था, और यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप से पिच सर्किल, तो वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होना, वो डिस्टेंस है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके। डिडेंडम अब बच गया एक, तो यही होगा रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल से बॉटम ऑफ टूथ तक, ठीक है। तो यही मैंने आपको इसी तरीके से बताया। तो इसमें अब मैच करो कौन सा है, पी का क्या है, 4 है, कहीं पे है, पी का 4 है, क्यू का 1 है, ठीक है, आर का 2 है, तो 3, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और देखो ये है, पी का 4 है, सही है, क्यू का 1 है, सही है, आर का क्या है, आर का क्या नंबर 2 पे है, चलो सही है, तो क्यू का 3 पे है, ये एस का 3 पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बैकलेस ऑफ स्पर गियर डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये कह रहा है बैकलेस ऑफ स्पर गियर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बैकलेस ऑफ गियर। अब इसमें देखो 4 5 इसमें पॉइंट दे रखे हैं, मॉड्यूल पर डिपेंड करता है,
पिच लाइन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टूथ के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आर्क ऑफ अप्रोच पे डिपेंड करता है, या फिर आर्क ऑफ रेसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि बैकलेस होता क्या है। बैकलेस क्या होता है? ये होता है सिंपल सा है, डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। ठीक है, ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैकलेस बोलते हैं। और ये कहाँ से मेजर करते हैं? पिच सर्कल से। ठीक है, ये कहाँ से मेजर होता है? इसको कहाँ से मेजर करते हैं? आप इसे भी लिख लेना, मेजर्ड ऑन पिच सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख लेना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब देखो, जब बैकलेस की बात आती है तो किस पे डिपेंड करता है? तो आप जब भी देखो कि ये मॉड्यूल पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? ये मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा और पिच लाइन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। कहाँ पे डिपेंड करेगा? एक तो आपका मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा और पिच लाइन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। टूथ प्रोफाइल से इसको कोई लेना देना नहीं है और आर्क ऑफ अप्रोच से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको पहले ही मिल गया, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये क्या होगा? सही आंसर होगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना कि ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। बैकलेस क्या होता है कि टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैकलेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ द शेप ऑफ वन टूथ प्रोफाइल इज आर्बिट्रेरली चूजन एंड अनदर टूथ इज डिजाइन टू सेफ्टी द कंडीशन ऑफ गियरिंग, द सेकेंड टूथ इज सेड टू बी। अब इसमें देखो एक नाम बताना है कि सेकेंड टूथ को क्या बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड टूथ को क्या बोलेंगे? ठीक है, एक बार मैं और रीड कर देता हूँ। इफ़ द शेप ऑफ वन टूथ, एक टूथ की बात करें, आर्बिट्रेरी चूज किया गया। ठीक है, उसका जो शेप है, टूथ का प्रोफाइल है, आर्बिट्रेरी है। और एक और टूथ है जिसका क्या किया गया, जो डिजाइन किया गया, सेफ्टी और कंडीशन, जो गियरिंग का कंडीशन है, सबको फॉलो किया गया। ठीक है, अब ये पूछा जो सेकंड वाला टूथ है, मतलब यहाँ वाला जो टूथ की बात हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, उस वाले टूथ को हम बोलेंगे क्या? कॉन्जुगेट टू फर्स्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट टू फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन साइक्लोइडल गियर द इंटरफेरेंस। अब ये चीज़ याद रखना कि जो टूथ प्रोफाइल होती है वो दो तरह की होती है। एक तो साइक्लोडिकल होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एक तो साइक्लोडियल होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो, जो साइक्लो, अब इसी पे हम पहले बात करते हैं, दूसरे वाले के उसके बाद से शायद इस वाले वीडियो के बाद से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जो मतलब नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा उसमें वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम उसको रहने देते हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? साइक्लोडिकल। अब ये देखो, इस तरह का जो है उसमें इंटरफेरेंस क्या होता है ना कि इस मतलब दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना कि इसमें किसी भी सिचुएशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। ठीक है, ये भी साइक्लोडिकल गियर है, साइक्लोडिकल गियर है, इसमें इंटरफेरेंस आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि मोटे अक्षरों में लिख लेना यहाँ पे, नो इंटरफेरेंस। किसमें? साइक्लोडिकल गियर में। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नो इंटरफेरेंस। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन जो डी होगा, डज नॉट ऑकर एनी सिचुएशन एट ऑल। ठीक है, तो ये होगा, मतलब कि आप किसी भी बुक में उठाकर देख लोगे तो जहाँ साइक्लोडिकल गियर के बारे में बताएगा आपको वहाँ पे जरूर लिखा होगा बोल्ड करके कि इसमें कोई इंटरफेरेंस ऑकर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पे इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग डेप्थ इन 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है? वर्किंग डेप्थ की बात कर रहा है कि क्या होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो भी जो सिस्टम है वो हम एक बार करते हैं, फिर से लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसको भी देख लेते हैं डेप्थ वगैरह या फिर क्या यूज होता है, क्या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या बात किए थे? 40 डिग्री, 40.5 डिग्री। ठीक है, कंपोजिट सिस्टम। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ। कंपोजिट सिस्टम, इसका यूज कहाँ होता है? ये तो कुछ जनरल पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैवी लोड ना हो। ठीक है, क्या हो, ज़्यादा हैवी लोड नहीं होना चाहिए, तो जनरल पर्पज़ के लिए हो जाता है। ठीक है, दूसरा है 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट। ठीक है, फुल डेप्थ इन्वोल्यूट, इसको क्या करते हैं? देखो, स्पर और हेलिकल गियर के लिए हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पर गियर और हेलिकल गियर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज फॉर स्पर एंड
हेलिकल गियर, तो ये जनरली इसी में यूज होता है, ठीक है। ये 14.5 डिग्री फुल इन्वोल्यूट। अब बात करते हैं 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट, ठीक है। ये किसके लिए होता है? देखिए जो स्ट्रॉन्गर टूथ होता है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर टूथ होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो 20 डिग्री स्टब का होगा, ये क्या, ये भी स्ट्रॉन्गर होता है, बट ये क्या किसके लिए यूज करते हैं? बहुत ही हैवी जो लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टब इन्वोल्यूट सिस्टम इसको बोल लो, स्टब इन्वोल्यूट, ठीक है। स्टब इन्वोल्यूट, इसको क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग टिथ, टूथ कर लेना, ठीक है। टिथ और टूथ में देखो कुछ नहीं डिफरेंस होता है। टिथ क्या होता है कि सिंगल होता है, और जो टूथ होता है वो क्या होता है कि मतलब कि एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? टूथ बोल देते हैं, और सिंगल को हम क्या बोलते हैं? टिथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना, टूथ को वही है, चीज़ वही है, एक से ज़्यादा जहाँ हो गया वहाँ पर टूथ हम यूज करेंगे, ठीक है। टू टेक, ठीक है, स्ट्रॉन्गर टू टेक हैवी लोड, या हैवी लोड के लिए होगा। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरीके से भी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वर्किंग डेप्थ इन 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट सिस्टम इज ट्वाइस द डिडेंडम, ट्वाइस द अडेंडम, ट्वाइस द टूथ थिकनेस, ट्वाइस द क्लियरेंस। तो इसका देखो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ट्वाइस द अडेंडम, ठीक है। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट में ट्वाइस द अडेंडम होता है, इसमें जो वर्किंग डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करिए। थोड़ा सा आपको सॉल्व करने पड़ेगा, थोड़ा सा पेन चलानी पड़ेगी इसके लिए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है ऑपिनियन ट्रांसमिट 400 किलोवाट एट 1600 RPM, what will be the tangential load acting on pinion if the radius of pinion is 54 mm, ठीक है। अब देखो रेडियस दे रखा 54 mm, और उसके बाद से क्या दे रखा है? पिनियन का पावर कितना ट्रांसमिट करता है, तो देख लेते हैं पावर क्या होता है। पावर आपका होता है 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 इंटू टी, ठीक है। तो ये होता है पावर। और इसमें हमें क्या क्या पता है? इसमें हमें पावर पता है, पावर कितनी है लिख लेते हैं। 400 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया, 2 पाई RPM दे रखा है 1600, टी हमें नहीं पता है तो टी हमें फाइंड कर लेंगे, तो टी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब बात टेंजेंशियल लोड की आएगी तो टेंजेंशियल लोड हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा देखो, जो भी टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेंजेंशियल लोड, ठीक है, उस इंटू RP कर लेना, ठीक है। RP क्या है? रेडियस ऑफ पिनियन, RP क्या है? रेडियस ऑफ पिनियन, ठीक है। अगर हमें टॉर्क पता चल जाएगा तो फिर हम क्या पता कर लेंगे? टेंजेंशियल लोड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व जब करोगे तो टी की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 2388.53 न्यूटन मीटर, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। 2388.53 इक्वल टू टेंजेंशियल लोड इंटू, अब ये जो 0.4 आपको दे रखा है, इसमें mm में दे रखा है, आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको क्या करना? 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो टेंजेंशियल लोड कितना हो जाएगा? यह अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 44232.13 न्यूटन। तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार आपको देखना पड़ेगा इसमें आंसर कौन सा है, 44232, ठीक है। तो 44232 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है, बट आपको ये वाला आंसर होगा और यही सही आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। इसमें आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया या फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है, बट जो इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होगा यही होगा, और ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार करके एक बार खुद से करके देख लेना, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन गियर टर्मिनोलॉजी बैकलेस इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन। अब देखो यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और अभी मैंने बैकलेस का क्या डेफिनेशन बताया था, मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बैकलेस का मैंने डेफिनेशन बताया था, इट इज डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस, ठीक है, टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखो कहाँ पे लिखा, टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही देखो सही है, साफ साफ लिखा हुआ है। चलो और वाले चेक कर लेते हैं। वर्किंग डेप्थ की हम कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और टोटल डेप्थ की कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। टूथ स्पेस एंड क्लियरेंस, देखो टूथ स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम क्लियरेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, तो ये भी गलत।
क्लियरेंस एंड टू थिकनेस, या क्लियरेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका सारा ऑप्शन गलत है। ओनली द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन ऑफ शेफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन। अब ये देखो सिंपल सा यार, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपने मशीन डिज़ाइन में, अगर मेरे ओल्ड वीडियोज़ अगर आप देखे, अगर नहीं देखें आप, तो एक बार जाके रेफ़र करना। और उसमें मैंने रिवीजन वाले भी कई वीडियो मैंने बना रखे हैं वहाँ पे। शायद एक वीडियो मैंने रिवीजन का बनाया है, शायद 2 या ढाई घंटे का होगा, या फिर 1.5 से 2 घंटे का होगा, कुछ मतलब अप्रोक्स 1 घंटे से ज़्यादा का है। तो उसमें मैंने ये सारा के सारी जो भी थ्योरी है उनको बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बता रखा है। तो एक बार वहाँ पे आप चेक कर लेना। और अगर आप नहीं जानते हो तो, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। इसका जो राइट आंसर होगा वो रैंकाइन थ्योरी के बेस्ड होता है। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल होता है या फिर जो शेफ्ट की डिज़ाइन करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, वो किस पे बेस्ड होते हैं, रैंकाइन थ्योरी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।